बिल्कुल। आम नाजरीन के लिए सबसे पहले तो ये कि ज़ाहिर है ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है तो ये बहुत परेशानी की बात है, और एक आम आदमी के समझने के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी खून की नालियाँ होती हैं जो कि पूरे जिस्म में ज़ाहिर है बेतहाशा हैं, इनमें जब ब्लड एक ख़ास तेज़ी के साथ फ़्लो करता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और एक और तरीका समझने का ये है कि जैसे पानी का पाइप होता है, वो जब पुराना हो जाता है उसके अंदर जम जाती हैं चीज़ें, तो उसमें से पानी ज़्यादा तेज़ी से फ़्लो करता है। तो बिल्कुल उसी तरह एज के साथ साथ जो खून की नालियाँ होती हैं वो स्टिफ़ हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल चर्बी उसके अंदर जम जाती है, और उसकी वजह से ब्लड बहुत तेज़ी से फ़्लो करता है, और इस तेज़ी से फ़्लो करने में वो ब्लड की जो खून की नालियाँ उनको नुकसान भी पहुंचाता है। ब्लड प्रेशर ख़ास तौर पे अगर आपकी एज जो है लेट्स से मैं हमारी पॉपुलेशन के लिए कहूँगी कि इवन अगर 35 से ऊपर है तो साल में एक दफ़ा ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन और 40 के अबव तो डेफिनेटली साल में एटलीस्ट 1 या 2 दफ़ा करनी चाहिए। इसमें अमूमन ये होता है कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने का जो तरीका होता है, अक्सर लोगों के जहन में होता है हम घर के करीब क्लिनिक से जाके कर लेते हैं, और उसमें ये होता है कि वो चलते हुए तेज़ी से जाते हैं, क्लिनिक में बैठते ही उनका ब्लड प्रेशर लिया जाता है जो कि कभी कभी हाई आता है, और उसके बेसिस पे उनको दवा शुरू हो जाती है। ये सही तरीका नहीं होता। ज़्यादा सही तरीका ये है कि बेशक आप क्लिनिक में ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें, लेकिन उससे ज़्यादा रिलायबल वो रीडिंग्स हैं जो आप घर पे लेते हैं, और जो कि हमारे यहाँ ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों के जहन में ये होता है कि मैनुअल से ब्लड प्रेशर ज़्यादा रिलायबल होता है। ये डेफिनेटली पुराना कॉन्सेप्ट था, बट द न्यूअर कॉन्सेप्ट इस के जो डिजिटल अपैरेटस होते हैं उनसे ब्लड प्रेशर लेना वो उसके रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर हैं। सही। तो और अगर आप रेगुलर एक पूरा ये पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह हमें करना चाहिए, तो बेहतर टाइम ये होता है कि सुबह नाश्ते से पहले 1 हफ़्ते के लिए और रात के खाने से पहले 1 हफ़्ते के लिए, इस तरह आप एटलीस्ट एक अपनी रीडिंग मॉनिटर करके रख लें, एंड देन आप जब अपने डॉक्टर के पास जाएं तो ज़ाहिर है वो रीडिंग्स आप लेके जाएं। उसमें बस ये ज़रूरी होता है कि डिजिटल जो भी आप अपैरेटस परचेज़ करें वो वैलिडेटेड यानी कि तस्लीम शुदा अपैरेटस हो। कुछ अपैरेटस हैं जो क्लियरली WHO से जो है ना वो रेकमेंडेड हैं। हर आम BP अपैरेटस रिलायबल नहीं होता। लोगों का ये सवाल होता है कि भाई ये तो आपके यहाँ तो रीडिंग इतनी आ रही है और हम जो घर पे चेक करते हैं वो इतनी आती है, तो उसकी भी 2 वजूहात होती हैं। थोड़ा बहुत 5 मिलीमीटर्स का फ़र्क आता है डिजिटल पे और अगर मैनुअल मर्करी वाले से लिया जाए, लेकिन ये भी फ़र्क होता है कि जब आप हॉस्पिटल के माहौल में आते हैं, आपको पता होता है डॉक्टर ने कोई अजीब अजीब बात बतानी है, तो आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई हो जाता है, जिसको हमारी ज़बान में वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। सो डॉक्टर को अच्छी तरह बात डेफिनेटली करनी चाहिए, लेकिन अक्सर मरीज़ ये शिकायत करते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ने जल्दी में देखा या उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन हैविंग सेड दैट ज़ाहिर है मरीज़ की जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। इसमें यही बात होती है कि 2 तरीके हैं। अगर वाइट कोट हाइपरटेंशन आपको लग रहा है कि किसी मरीज़ में है, तो उसमें एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे पेशेंट्स को ज़रूर कहें कि आप घर पे अपना ब्लड प्रेशर की रिकॉर्ड 1 हफ़्ते तक मॉनिटर करें और वो ला के दिखाएँ, बिकॉज़ वो टेंशन से बिल्कुल दूर है। दूसरा तरीका ये होता है कि एक ऐसा भी आला होता है जो कि हमारे अक्सर हॉस्पिटल्स में मौजूद है, जिसको एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर कहा जाता है। उसमें वो एक डब्बा सा होता है, वो लगा के आपको घर भेज देते हैं, वो हर आधे घंटे पे आपका ब्लड प्रेशर लेता रहता है और दूसरे दिन आके आपको वो डिपॉजिट कराना होता है। तो उसमें पूरे 24 घंटे की काफ़ी सारी रीडिंग्स आ जाती हैं और वो आपको आपका एक्चुअल एवरेज ब्लड प्रेशर बताता है। सो ये 2 तरीके हैं कि आप वाइट कोट हाइपरटेंशन वाली चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगा सकें कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ और दुनिया में वर्ल्ड वाइड ऐसे मरीज़ जिनकी फ़ैमिली में हाई ब्लड प्रेशर मौजूद हैं उनमें इम्कान ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो मैंने अब रिसेंटली मैं कहूँगी कि शायद मैंने पिछले 10 सालों में ज़्यादा देखना शुरू कर दिया है कंपेयर टू बिफोर, वो ये कि यंग इवन 18-19 साल के लड़के, 20-22 साल की लड़कियां जो कि बहुत ओबीज़ हैं, जिनके अंदर मोटापा है, आप उनमें सारे हार्मोन के भी टेस्ट करा लेते हैं कि भाई किसी हार्मोन की वजह से तो नहीं बढ़ रहा ब्लड प्रेशर, वो भी ठीक आते हैं। तो फिर
एट द एंड ऑफ द डे ये बात समझ आती है कि ये उनके मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। सो वो एक और इम्पॉर्टेंट वजह है हमारे यहाँ जल्दी हाई ब्लड प्रेशर होने की। और अभी हमने एक रिसेंटली बल्कि कराची के ही कुछ क्लिनिक्स में स्टडी की थी जिसमें तकरीबन 70 से 80% मरीज़ों को मोटापा था अडल्ट्स में। तो मोटापा एक बहुत कॉमन वजह है। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत आई थिंक लोग बस उससे दामन नहीं छुड़ा पाते, वो नमक का इस्तेमाल है, टेबल पे नमक छिड़कना। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि वो ख़ास तौर पे रमज़ानों में पूरी वो क्या कहते हैं, चाट को प्लेट में निकाल के और वो खा रहे होते हैं। तो ये जो एडिड सॉल्ट है इससे बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और इसमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों के मरीज़ होते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो ज़रा सा नमक खा लें उनका ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर जाता है। और कुछ मरीज़ आपको ऐसे मिलेंगे जिनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता सॉल्ट खाने से, जो कि सॉल्ट इनसेंसिटिव वाला होता है। बट दोनों सूरतों में सॉल्ट का कम इस्तेमाल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो आइडियली अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको आटे के अंदर नमक नहीं डालना चाहिए। और मैं अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ कराची में तो मेरा ख़्याल है रिवाज, लेकिन ये आटे में नमक, चाय में नमक डालने का रिवाज बलूचिस्तान और KPK की साइड पे और ज़्यादा है। तो ये ख़ास तौर पे उनको फिर मैं और आई थिंक हम सब इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप फिर उसमें नमक ना इस्तेमाल करें। अगर कोई ऐसा आदमी है जिसको हाई ब्लड प्रेशर है और फिर वो साथ सिगरेट भी पी रहा है, तो उसका कोई भी आगे हार्ट अटैक होने का या फालिज होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को भी स्मोकिंग ख़राब कर सकती है। क्योंकि स्मोकिंग, इसको इस तरह से समझें, आपकी जो खून की नालियां हैं उनके अंदर के जो आपके प्रोटेक्टिव झिल्ली होती है उसको नुकसान पहुंचाती है डायरेक्ट। तो वो वैसे ही बेचारी जो आपकी खून की नालियां हैं वो वैसे ही परेशान है हाई ब्लड प्रेशर से, फिर स्मोकिंग भी आके उसमें अपना कारनामा करे तो वो और चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। सो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको आगे जाके हार्ट अटैक होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ये ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी फ़ैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ होता है या फालिज हुआ होता है, या वो सिगरेट पी रहे होते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को हमेशा ब्लड प्रेशर की दवा जल्दी स्टार्ट की जाती है। जल्दी से मेरा मतलब है कि अगर उनकी रीडिंग जो है वो 140/90 से ज़्यादा आ रही है तो उनको पहले या दूसरे विज़िट में ही दवा स्टार्ट हो जाएगी। इन एडिशन जो हम मरीज़ों को एडवाइस करते हैं कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है, मोटापा नहीं है, उसकी फैमिली में हार्ट डिजीज़ नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री ठीक है, उसको आप पहले लाइफस्टाइल की तरफ एडवाइस दे सकते हैं। आप उसको कह सकते हैं कि भाई आप रोज़ाना वॉक करें, अपनी डाइट को बेहतर करें, नमक के इस्तेमाल को कम करें, स्ट्रेस से दूर रहें जो कि नामुमकिन है कराची में। तो ऐसे लोगों को हम फिर भी थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं दवा स्टार्ट करने के लिए। सो हार्मोन से रिलेटेड जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ये अमूमन जिसको आम ज़बान में कहा जाता है एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में ज़्यादा नज़र आता है। यानी कि जनरली अगर आप किसी का हाई ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रह रहा है और उसकी उम्र लेट्स से 30 साल से कम है, या अचानक किसी का ब्लड प्रेशर ठीक चल रहा था दवाओं पे और अचानक 60 साल की उम्र में जाके या 55 साल की उम्र में जाके वो बग़ैर किसी वजह के उन्हीं दवाओं पे बहुत हाई रहने लगा, तो फिर आपको ये सोचना होता है कि जिस्म में किसी हार्मोन की कमी या ज़्यादती तो नहीं हो गई। और हार्मोन, जैसा कि आपको पता ही है कि हार्मोन्स हमारे जिस्म में आम ज़बान में मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस बनते हैं जो कि कुछ ख़ास किस्म के गुदूद से होते हैं। उसमें आम पब्लिक के लिए ये है कि शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, यहाँ पे गले में हमारे एक ग्लैंड होता है जिसको थायराइड कहते हैं। अगर इसकी कमी या ज़्यादती हो जाए तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसी तरह हमारे गुर्दे अगर ठीक तरह काम ना कर रहे हों तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और गुर्दों की नालियाँ ख़ास तौर पे अगर सिकुड़ जाएं तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। एक और कॉमन चीज़ जो हम लोग बहुत देखते हैं, आप भी देखते होंगे आई एम श्योर, वो ये कि हमारे यहाँ हकीमी दवाओं का बहुत रुझान है।
हमारे यहाँ टीवी शोज़ देख के ख़ुद से जो है ना वो माजून बना के इस्तेमाल करने का रुझान बहुत ज़्यादा है। एंड बिलीव मी, हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं डायरेक्ट जिन्होंने हकीमी दवा इस्तेमाल की, ये खाया, ब्लड प्रेशर शूट किया, हॉस्पिटल में लैंड कर गए। अक्सर केसेस में ये देखा गया है कि स्टीरॉइड्स होते हैं और उससे अब स्टीरॉइड्स का चक्कर ही यही है, वो मरीज़ खुश हो जाता है, ओहो मेरी बीमारी सही हो गई, तो वो तो उसको 2 हफ्ते बाद पता चलता है कि उसके साथ हुआ क्या है। तो इसलिए इन दवाओं में ख़ास ये भी एक वजह है जिसकी वजह से जो है ना मैं आपको बल्कि एक किस्सा आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक हमारी रीसेंट लास्ट ईयर की बात है कि एक पेशेंट थी जो काफ़ी उनके अंदर मोटापा था और उस ज़माने में दवाओं की बड़ी शॉर्टेज थी, तो ये जो वेट रिड्यूस करने के लिए दवाएं होती हैं उन्होंने बाहर से लेके लगाई and somebody prescribed her steroids as a जाली दवा for that medication, जिससे वो उसका पूरा मुंह सूज गया, मोटापा आ गया और ब्लड प्रेशर बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं जिसमें जो है ना ब्लड प्रेशर किसी हार्मोन की ऊंच नीच की वजह से भी होता है। सो दर्दों वाली दवाइयाँ जो कि क्योंकि हमारे यहाँ घुटने के दर्द का मसला ख़ास तौर पे जो एज 50+ वाली एज है, बल्कि अब तो मेरा ख्याल है 45 में भी हो जाती है, वज़न की वजह से भी होता है। तो इसमें जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं ये डायरेक्ट ऐसे समझ लें ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं हमारे खून में जो डायरेक्ट जाके गुर्दे के अंदर जो नालियाँ होती हैं उनको नुकसान पहुंचाती हैं और उसकी वजह से गुर्दे का फंक्शन ख़राब हो जाता है। तो एक तो ये नुकसान है इन दर्द की दवाओं का। दूसरा बल्कि मैं ये भी बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग दर्द के लिए ये NSAIDs जो दवाएँ होती हैं वो लेते हैं और इनसे इट्सेल्फ भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जैसे हम ये हॉस्पिटल में कॉमनली देखते हैं, मरीज़ों की सर्जरी हुई, उनको दर्द के लिए ये NSAIDs शुरू हुई और NSAIDs शुरू होते ही उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया। जैसे ही NSAIDs कम की या पेन कंट्रोल हुआ तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। तो पेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। अक्सर लोग उनको लगता है कि उनको शोल्डर में बहुत दर्द हो रहा है, तो उसी हालत में जब वो ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं तो वो ज़ाहिर है वो पेन की वजह से थोड़ा हाई आता है। तो कहने का मकसद ये है कि अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। अक्सर लोग ख़ुद अज्यूम कर लेते हैं चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर किसी को शोल्डर पेन हो रहा है या हाथ में दर्द हो रहा है और वो उसको पट्टों का दर्द समझ के ख़ुद ही मेडिकेशन करता रहा और पता चला वो हार्ट अटैक है एक्चुअली, तो ज़ाहिर है इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बेहतर है कि अपने कोई चीज़ नहीं सही हो रही तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। सो बहुत अहमियत है, चाहे आप दवाएं ले रहे हों चाहे ना ले रहे हों, दोनों सूरतों में वॉक की बहुत अहमियत है। कोशिश करके हफ्ते में 3 से 4 दिन कम से कम आधा घंटा वॉक ज़रूर करें। अगर एक्सरसाइज करना चाहें तो एक्सरसाइज करें। लेकिन ये फ़िज़िकल एक्टिविटी न सिर्फ ब्लड प्रेशर के लिए हेल्पफुल है, मोटापे के लिए हेल्पफुल है और मेरा ख़्याल है कराची जैसी जगह में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल स्ट्रेस के लिए है। जब हम वॉक करते हैं तो हमारे अंदर से रिलैक्सिंग हार्मोन्स बनते हैं जो हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं और सस्ता फ़ायदा है ये, मतलब वॉक करना। सो आम लोगों के समझने के लिए कि देखें, जब ये खून की नाली में ब्लड प्रेशर सही से नहीं कंट्रोल हो रहा होता तो वो खून की नाली में अक्सर रुकावट पैदा कर देता है, खून जम जाता है किसी भी खून की नाली में। और ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो जमने वाली चीज़ है ये आपके दिल में हो सकती है, तो आपको शदीद दर्द यानी कि हार्ट अटैक की सूरत हो सकती है। ये आपके दिमाग की रगों में ब्लॉकेज हो सकती है जिसमें आपके जिस्म का कोई एक साइड अचानक काम करना बंद कर सकती है। मुँह टेढ़ा हो सकता है जिसको हमारी ज़बान में फालिज कहते हैं। तीसरी चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है वो ये कि ये गुर्दों को नुकसान पहुँचाती है और आपके डायलिसिस पे जाने के ख़दशात बहुत बढ़ जाते हैं अगर इसको टाइमली कंट्रोल ना किया जाए। बिनाई भी मुतासर होती है अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना किया जाए। ये 3-4 मेन चीज़ हैं। हाँ, एक चीज़ और है वो ये कि ये हमें इस एज में शायद पता नहीं चलता, ये जब हम जैसे जैसे एज करते हैं 65+ टच करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता आपकी यादाश्त को भी इफ़ेक्ट करता है। आपके अंदर जो ब्रेन की नालियाँ होती हैं, हमारे यहाँ रिवाज ये होता है जी 65 हो गए या 70 हो गए तो नहीं ये तो एज है। हर चीज़ एज नहीं होती।
आप ऐसे पेशेंट्स को अगर देखें जिन्होंने अपना ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल किया है और उनको आप 70 की एज में देखें वर्सेस समबडी जो कि बहुत ही दवाएं छोड़ी हुई हैं, नहीं खाते, तो आप ये देखेंगे कि उनकी मेमोरी लॉस वक्त से पहले होना शुरू हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये तो सच है कि कुछ दवाएं वाकई ऐसी हैं, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ शुगर, ब्लड प्रेशर, ये दोनों चीज़ें अच्छी ऐसी हैं, बहन भाई हैं बल्कि दोनों, तो इनकी दवाएं अमूमन सारी ज़िंदगी ही खानी पड़ती हैं। लेकिन इनकी दवाएं खा के आप फिर भी सारी ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन अगर इनकी दवाएं नहीं खाएंगे तो शायद सारी ज़िंदगी गुजारने की नौबत ही ना आए। तो पहले ये कंसेप्ट था कि एक दवाई से ही शुरू किया जाता था, बट अब जितना रीसेंट लिटरेचर आया है तो उसमें ज़्यादा रिकमेंडेशन यही है कि कॉम्बिनेशन दवाएं शुरू की जाएं। जैसे दो दवा उसकी दो वजूहत हैं, एक तो उनका इफ़ेक्ट बेहतर होता है और दूसरी वजह यह है कि मरीज़ के लिए फिर 2 गोलियां खाने के बजाय उसको 1 गोली खानी पड़ती है, और हमारे यहाँ ये बहुत इशू है दवा का भूल जाना। तो रीसेंट डेटा यही कहता है कि कॉम्बिनेशन थेरेपी यानी कि 2 दवाओं का जो मजनुआ हो उसी से स्टार्ट किया जाए। हाउएवर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जैसे प्रेगनेंसी की सिचुएशन है या बहुत ही लो रिस्क जो पेशेंट हैं, उनको आप एक दवा पे भी शुरू कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी है तो उसकी ख़ास दवाएं होती हैं ब्लड प्रेशर के लिए, और वही दवाएं दी जाती हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। जो आम दवाएं हैं वो सारी की सारी प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती। और ये चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत अहम है। उससे न सिर्फ माँ को नुकसान पहुँच सकता है बल्कि उससे कहीं ज़्यादा डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। अगर कोई ऐसी औरत है, और ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया प्रेगनेंसी होने के बाद, तो उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें गुर्दे को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है माँ के। इसके अलावा जैसे जैसे प्रेगनेंसी करीब आती है तो उसमें ये चीज़ होने का ख़तरा बढ़ जाता है कि माँ को झटके ना पड़ जाएं, वो बेहोश हो सकती है। प्रेगनेंसी में डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस यानी कि इमरजेंसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है और बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता है। सो अक्सर केसेस में ठीक हो जाता है, लेकिन इसकी भी स्टडीज़ मौजूद हैं और हमने कराची में भी की हैं, जिसमें वो ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर होता है, हो सकता है वो उस वक्त टेम्परेरी कंट्रोल हो जाता हो, लेकिन जब वो एज करती हैं तो उनको मुस्तकिल परमानेंट ब्लड प्रेशर होने का चांस उनका ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऐसी ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर ना हो। लेकिन कुछ टाइम के लिए जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म हुई, जो उसके 6 हफ्ते लेट्स से गुजर गए, तो ब्लड प्रेशर यूजुअली नॉर्मलाइज हो जाता है। ये इसलिए है बहन भाई कि अगर किसी को शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों है और अगर इसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो उसकी शुगर को भी नुकसान पहुंचेगा। उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, उसके ब्लड प्रेशर कंट्रोल को नुकसान पहुंचेगा। और ये दोनों अगर अनकंट्रोल्ड हैं तो ये समझ लें कि ये जिस्म को डबल नुकसान पहुंचाते हैं, विच मींस के हार्ट अटैक का रिस्क डबल हो जाएगा, फालिज का रिस्क डबल हो जाएगा, गुर्दे के नुकसान का रिस्क बढ़ जाएगा। तो इसलिए जिन जिन मरीज़ों को ये दोनों बीमारियां हैं, इन दोनों को कंट्रोल करना लाजमी है। सो समझ लें ये भी कोई तीसरी बहन या तीसरा भाई है, इसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरह का होता है हमारे यहाँ। कुछ लोगों में हमने देखा है कि मरीज़ आते हैं हमारे पास, कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो कुछ नहीं खाती या मैं तो कुछ नहीं खाता, मैं तो नाश्ता भी नहीं करती और मैं दोपहर को भी पता नहीं कम खाती हूँ या व्हाटएवर, लेकिन फिर भी मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो ये बात समझने की है कि हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो कुछ लोगों में मौरूसी तौर पे होता है, और इसमें जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये चीज़ है कि 40-50% तो ठीक है आपकी डाइट से आता है जो आप डाइट खा रहे हैं, लेकिन बाकी 30-40% जो है ना वो आपका जेनेटिकली आप इनहेरिट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से। सो ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनकी डाइट बिल्कुल कंट्रोल होती है लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल फिर भी बढ़ा हुआ होता है। इसका मतलब है वो मौरूसी तौर पे उनके अंदर है और उनको दवा लेनी ही पड़ेगी। हार्ट अटैक के अलावा अक्सर ये भी एक चीज़ समझने की है कि खामोशी से जो लोगों में होता है वो ये कि दिल के पट्टे का साइज़ बढ़ जाता है, और जब दिल के पट्टे का साइज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है जो तो उसको भी आम ज़बान में हार्ट फेल होना ही कहते हैं। उसमें इस तरह की कैफियत होना शुरू हो जाती है कि चलने फिरने पे सांस फूल रही है, पाँव में सूजन आ रही है। तो बस इसमें और हार्ट अटैक होने में ये फ़र्क है
कि हार्ट अटैक आपको बता के होता है अमूमन ज़्यादातर केसेस में, अनलेस आपको शुगर हो, हार्ट दर्द होता है आपको। लेकिन ये वाली जो चीज़ है जिसमें स्लो आहिस्ता आहिस्ता हार्ट पे असर हो रहा होता है, उसमें मरीज़ को ज़रा देर से पता चलता है, मतलब 6-8 महीने गुजर चुके होते हैं। इसके अलावा दिल की रफ्तार का बेरब्त होना, उसको हमारी ज़बान में एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। ये भी अमूमन जिन मरीज़ों को हाई ब्लड प्रेशर होता है और उसकी वजह से दिल के खाने फैल जाते हैं, उनमें ये भी होने का ख़दशा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अमूमन सारे उम्र की ही होती हैं, अनलेस 2-3 चीज़ें मैंने देखी हैं कि अगर किसी ने अगर कोई बहुत ओवरवेट है और उसने अपना वेट कंट्रोल कर लिया और अच्छा खासा कंट्रोल, मतलब सिग्निफिकेंट 8-9 kg का उसने चेंज कर लिया, तो ऐसे लोगों में ब्लड प्रेशर की दवाओं की मकदार कम हो सकती है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वो ब्लड प्रेशर की दवा से हट जाएं, लेकिन ये अमूमन काफ़ी कम होता है। दूसरा, ओल्ड एज में, ओल्ड एज से मेरा मतलब है 70+ वाली जो एज होती है, उसमें ब्लड प्रेशर की जो दवाएं होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। उसकी एक वजह ख़ास तौर पे मर्द हजरात में ये होती है कि वो साथ अपने वो मसाने के मसले की बीमारी दवाइयाँ भी शुरू कर रहे होते हैं, उसका भी ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट होता है। तो उस एज में जाके कुछ लोग ब्लड प्रेशर की दवा की मकदार कम हो जाती है, कुछ लोग उतर भी जाते हैं उस टाइम पे, बट दैट इज़ रियली वेरी वेरी लेट। सो अब तो लिटरेचर ये कहता है कि सिर्फ लाइफस्टाइल काफ़ी नहीं है। मतलब लाइफस्टाइल ज़रूरी है डेफिनेटली कि आप रेगुलर वॉक करें और डाइट का ख्याल रखें, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा, जिसको हमारी ज़बान में मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, तो ऐसी सूरत में दवा का इस्तेमाल करके वज़न कम करना, जो आजकल इंजेक्शंस हमारे यहाँ आए हुए हैं और उनके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, वो फिर इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। तीसरी चीज़ जो मैंने ये भी चीज़ देखी है शायद ख़वातीन में ज़्यादा, कि बहुत सारी ख़वातीन जब बहुत स्ट्रेस्ड होती हैं तो उसमें भी उनका वज़न बढ़ जाता है। तो और उनका स्ट्रेस जैसे बेहतर होता है, वज़न वो लूज़ करती हैं, तो वो थोड़े ब्लड प्रेशर वाली चीज़ें उनकी बेहतर होती हैं। मर्दों में स्ट्रेस बिल्कुल देखा है। मर्दों का मसला सिर्फ ये है कि मर्दों को बड़ा टाइम लगता है आइडेंटिफाई करने में कि हमें स्ट्रेस है। वो मतलब वो अक्सर ऑफिस वर्कर जो मर्द हजरात होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रोब करना पड़ता है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि कोई स्ट्रेसफुल चीज़ थी, नहीं जी कोई स्ट्रेसफुल चीज़ नहीं थी। कोई चेंज आया है आपके पिछले 6 महीने में, हाँ बस मुझे 2 सेक्शंस और मिल गए हैं देखने के लिए, तो आपका काम तो आपका बढ़ा। तो ये चीज़ें उनको ज़रा देर से रियलाइज़ होती हैं, बट स्ट्रेस मर्दों में भी है डेफिनेटली। सो कोलेस्ट्रॉल की दवाई का भी तकरीबन ब्लड प्रेशर जैसा ही हिसाब किताब है। लाइफस्टाइल आप ज़रूर फॉलो करें, और उसमें भी वही, अगर आपका रिस्क कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ का ज़्यादा है तो फिर तो आपको इमीडिएटली शुरू करनी पड़ेगी, और अगर रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है, विच मींस आपकी फ़ैमिली में इतनी हार्ट डिज़ीज़ नहीं है, आप स्मोकर नहीं हैं, आपको शुगर ब्लड प्रेशर दोनों नहीं है, रिस्क आपका अगर कम है, तो फिर आप थोड़ा सा टाइम दे के और फिर दवा शुरू कर सकते हैं। उसमें मर्द हजरात तो मुझे पता है वो निहारी पाए के बगैर रह नहीं सकते। आज ही की ताज़ा बात है, आज सुबह चूँकि मेरी क्लिनिक थी। सो उसमें ये है कि देखें, एक तो निहारी पाए ख़ास तौर पे बाहर के जो हम लोग खाते हैं ना, जो बाहर के बने हुए होते हैं, उनमें हमेशा नमक की मकदार, तेल की मकदार ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। घर में मतलब आपको इस तरह आप कर सकते हैं, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है कि भाई चले महीने में एक दफ़ा ले लिया आपने, लेकिन ये रोज़ की खुराक में नहीं शामिल होना चाहिए। पोर्शन लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, प्रॉब्ली आप आगे पूछेंगे भी सवाल, वो ये कि जो हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ होते हैं उनका खाना इस तरह का होना चाहिए कि उनकी एटलीस्ट 1/4 प्लेट सलाद की हो, 1/4 प्लेट किसी सब्ज़ी की हो, बाकी ठीक है एक आख रोटी हो गई, और बहुत सबसे छोटा पोर्शन जो है ना वो मीट का या उसके शोरबे का होना चाहिए। तो मतलब आप इस तरह से समझ लें कि अगर आप खा रहे हैं तो मतलब मैक्सिमम आपकी 1/4 प्लेट 1 टाइम सर्विंग के हिसाब से होनी चाहिए। वो तो मुझे पता है कि वो हाथ नहीं रोकता लोगों का, तो उसका दूसरा तरीका यही है कि खाना बदमज़ा बनना शुरू हो जाए। तो देखिए, छुटकारा तो नहीं हो सकता, इट विल स्टे देयर, ठीक है।
इसको टाइमली मतलब इसको टाइमली आइडेंटिफाई किया जाए और इससे जो पेचीदगियाँ होती हैं उनसे बचा जाए। क्योंकि देखें, अगर लेट्स सपोज़ मुझे ब्लड प्रेशर है या किसी को भी ब्लड प्रेशर है और वो कंट्रोल्ड है, मैं दवा खा रही हूँ जो भी, तो मैं बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह फंक्शन करूँगी, मुझे मेरे जिस्म को उससे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन अगर वही ब्लड प्रेशर मैं कंट्रोल नहीं करूँगी और मुझे बाद में जाके उसकी वजह से खुदा न खास्ता फालिज हो जाता है या हार्ट अटैक हो जाता है, तो उससे फिर मेरी लाइफ की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, मैं चल फिर नहीं सकूँगी, सांस फूलने लगेगी, ये सब चीज़ें होंगी, पाँव में सूजन होगी। तो हमें बेसिकली आगे की जो पेचीदगियां हैं उससे बचना है। सो उनको यही समझाने की ज़रूरत है कि ये बग़ैर किसी अलामत के भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको कोई भी अलामत नहीं होती और इट इज़ क्वाइट कॉमन। और उसका तरीका फिर यही है कि आप साल में एक दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर 1 या 2 दफ़ा ज़रूर चेक कराएं। और अब एटलीस्ट कराची जैसे शहर में तो ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट घर में होना एक आम सी बात है, ज़्यादातर लोगों के पास होता है। तो आपको टाइम पे उसी तरह पता चलेगा कि अगर आप 40 साल की उम्र के बाद या इवन 35 के बाद जो है ना इसको मॉनिटर करें। आई थिंक बहुत सारे लोगों को इसकी इसको समझने और एक्सेप्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। और ख़ास तौर पे ये वाला जो एज ग्रुप होता है 40 से 50 वाला, उनकी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि नहीं है, वो तो आज मैं शॉपिंग चली गई थी इसलिए हो गया, या ये कर लिया था इसलिए हो गया। तो उसको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, उसको कंफर्म ज़रूर कराएं कि हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं। और अगर वाकई आपका डॉक्टर ये कह रहा है तो उसकी सजेशन को फॉलो ज़रूर करें। दूसरी प्रॉब्लम लोगों को होती है, मैं भूल गया, तो दवाइयों को अपनी नमाज के साथ, अपने खाने के साथ बांध लें, क्योंकि आप खाना तो नहीं भूलते ज़्यादातर केसेस में। तीसरा वही हेल्दी लाइफस्टाइल, वॉक ज़रूर करें, खाने में ऊपर से नमक छिड़क के ना खाएं। अगर एक घर में 4-5 अफराद रहते हैं तो पूरे दिन का खाना समझ लें कि कोई 3/4 चाय की चमची के नमक के बराबर में पकना चाहिए। और स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट वजह है। हमने ये भी बहुत देखा है कि डिप्रेशन में ब्लड प्रेशर शूट हो गया और जैसे ही डिप्रेशन सेटल डाउन हुआ ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। तो इन सब चीज़ों से भी बचना बहुत ज़रूरी है।